नमस्कार साथियों। देखिए आज हमारा टेस्ट नंबर 19 है और आज हमने गुप्त काल से लेकर राजस्थान और मुगल संबंध तक अभी तक हमने जो 11 टॉपिक्स कवर किए हैं। 18 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज का टेस्ट साप्ताहिक रिवीजन टेस्ट होगा जिनमें इन 11 टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। 50 प्रश्न है कुल इस टेस्ट में और आप मूल्यांकन कीजिएगा किस प्रकार का आपका स्कोर इसमें बनता है। पहला प्रश्न लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है और उनकी उपाधियां दी हुई है। सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज तृतीय, बिशल देव। उपाधियां देखिए, प्रताप लंकेश्वर, दल पुंगल, कवि बांधव, वेरी ग्रेट। तो इनको सुमेलित कीजिएगा आप। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ये दिए हुए आप देख लीजिए। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। ऑप्शन दूसरा है A4, B3, C2, D1। थर्ड ऑप्शन में है ए में 1, B3, C2, D4 और चौथा ऑप्शन है ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 3। तो चारों में से जो ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित हो रहा है उसका चुनाव कीजिए। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए, ए में 1 यानी सोमेश्वर प्रताप लंकेश्वर, बी में 2 पृथ्वीराज चौहान दल पुंगल, सी में 4 यानी गोविंद तृतीय की उपाधि क्या है? वेरी गरट, और डी में 3 यानी बीसल देव को कहा गया कवि बांधव। तो इस प्रकार से इनकी उपाधि है। सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर कहा गया है, पृथ्वीराज चौहान की उपाधि है दल पुंगल, गोविंद तृतीय की उपाधि है वेरी ग्रेट और बीसल देव की उपाधि क्या है? कवि बांधव। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरा है, उत्तर रामचरितम किसने लिखा? कुमारदास ने, दंडी ने, भवभूति ने या भारवी ने? बताइए, उत्तर रामचरितम किसने लिखा? तो किसने लिखा था? भवभूति ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न है, किस पुरास्थल से संक लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण प्राप्त हुए हैं? संक लिपि के प्रचुर मात्रा में प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बेराट, कालीबंगा, आहड़ या गणेश्वर? बताइएगा, संक लिपि के जो प्रमाण है किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से मिले? बेराट से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, बेराट से। प्रश्न संख्या चौथा है, ताम्रयुगीन संस्कृति का केंद्र जहां से कर्पिस वर्णी मृद पात्र तथा ताम्र आयुध एवं उपकरण मिले हैं। किस ताम्रयुगीन संस्कृति के केंद्र से कर्पिस वर्णी मृद पात्र, मिट्टी के बर्तन या पात्र तथा आयुध एवं उपकरण यहाँ से मिले हैं? बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर। यहाँ पे बेराट 2 बार आ गया। बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तीनों में से बताइएगा आप। तो कहां से मिले? गणेश्वर से। सही उत्तर 4 नंबर, गणेश्वर। प्रश्न संख्या 5वां देखिए, 1527 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया? बांडी, बयाना, खातौली या खानवा? 1527 का जो युद्ध है, कौन सा युद्ध है जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया? तो कौन सा युद्ध था? खानवा का था। ऑप्शन नंबर 4, खानवा का युद्ध। देखिए, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को हुआ था जिसमें राणा सांगा ने बाबर को पराजित किया था। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया और इस विजय के बाद ही बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में, जहां पे महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बांडी का युद्ध हुआ था 1518 में, जहां पे महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के सेनानायकों को पराजित किया। मुगल शासक बाबर के समय राणा सांगा भारत का सबसे ताकतवर शासक था। तो ये कुछ युद्ध थे जिनकी डेट ध्यान में रखिएगा और किसने किसको पराजित किया ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। फर्स्ट ऑप्शन है एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में। सेकंड ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ऑप्शन थर्ड है 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। और चौथा ऑप्शन है
प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। तो बताइएगा चारों में से कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। मुद्रा राक्षस से जो विशाखदत्त की रचना है इसकी विषय वस्तु बताइएगा। तो क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 होगा। 2 नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राजदरबार की दुर्विसंधियां है, जो विसंगतियां है, उनके बारे में जानकारी देना मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। देखिए, डॉक्टर पी जायसवाल ने विशाखदत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया और उनके नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रश्न संख्या 7 नंबर लीजिए। सूची 1 जिसमें 1857 के विप्लव के नायक दिए हुए हैं और सूची 2 जिसमें उनके कार्य क्षेत्र दिए हुए हैं, इनको सम्मिलित करना है। ए में बख्त खान, बी में मौलवी अहमदुल्ला, सी में दिया हुआ है कुंवर सिंह, डी में नाना साहब। इनके कार्य क्षेत्र देखिएगा, 1 अवध, 2 कानपुर, 3 आरा, 4 दिल्ली। तो सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन देखिएगा, ए में 3, बी में 2, सी में 4, डी में 1। ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। ऑप्शन थर्ड है ए में 4, बी में 1, सी में 3, डी में 2। और चौथा ऑप्शन है ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2। तो अब चारों में से सही विकल्प का आप चुनाव कीजिए। बख्त खान का संबंध कहाँ से? दिल्ली से, 4। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला, इनका संबंध कहाँ से? अवध से। कुंवर सिंह आरा से। नाना साहब कानपुर से। तो क्या उत्तर हो गया? ऑप्शन नंबर 3, यानी ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2। बख्त खान दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर। प्रश्न संख्या 8वां लीजिए। प्रतिहार शासक वत्सराज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिहार शासक वत्सराज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, वत्सराज को सर्वप्रथम राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा। सेकंड ऑप्शन है, वत्सराज ने ज्वालापुर या जाबालीपुर को भी अपनी राजधानी बनाया। थर्ड ऑप्शन है, प्रतिहार पाल व राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उसका प्रारंभ इन्होंने किया। चौथा ऑप्शन है, ग्वालियर अभिलेख में वत्सराज को रणहस्तिन कहा गया है। तो बताइएगा कौन सा एक विकल्प वत्सराज के बारे में सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। वत्सराज को सर्वप्रथम राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना पड़ा, यह कथन यहाँ पे गलत हो गया। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने है। 9वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, ग्वालियर अभिलेख में नागपुर, ये नागपुर नहीं से नागभट्ट है, नागभट्ट द्वितीय को रणहस्तिन कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय पढ़िए आप, नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट द्वितीय को रणहस्तिन कहा गया है। हरिश्चंद्र ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया और ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदिव्रह की उपाधि दी गई है। चारों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है, उसका चुनाव कीजिएगा। तो देखिए सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 आएगा। नागभट्ट अभिलेख में जो ये ग्वालियर अभिलेख है, इसमें रणहस्तिन किसे कहा गया है? वत्सराज को। वत्सराज को कहा गया था, रणहस्तिन की उपाधि वत्सराज को दी गई थी ग्वालियर अभिलेख में, नागभट्ट द्वितीय को नहीं दी गई थी। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 1। बाकी ठीक है। हरिश्चंद्र ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया, नागभट्ट प्रथम ने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया और ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को आदिव्रह की उपाधि दी गई। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को तो आदिव्रह की उपाधि और वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि। प्रश्न संख्या 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बने। मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक? बताइएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 4 होगा, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4।
बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। देखिए, लाला लाजपत राय वर्ष 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन? लाला लाजपत राय, 1920 में। श्रीमती जो एनी बेसेंट है, ये 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, श्रीमती एनी बेसेंट। और वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन भी इन्होंने किया। मोतीलाल नेहरू है, ये वर्ष 1919 और वर्ष 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तथा उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 में, यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया और 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब का देहांत हो गया। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 11 नंबर है, कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी नामक पुस्तक किसने लिखी जिसे हुमायूनामा के नाम से भी जाना जाता है? गुलबदन बेगम, इनायत खां, मोतमिद खां, निजामुद्दीन अहमद। बताइएगा, हुमायूनामा किसने लिखी जिसे कानून ए हुमायूनी भी कहा जाता है? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, गुलबदन बेगम। चलिए देखते हैं मुगल काल की कुछ पुस्तकें। हुमायूनामा, ख्वांदा मीर, शाहजहांनामा किसने लिखी? इनायत खान ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, कानून ए हुमायूनी नामक पुस्तक किसने लिखी जिसे हुमायूनामा के नाम से भी जाना जाता है? गुलबदन बेगम, इनायत खां, मोतमिद खां या निजामुद्दीन अहमद। कानून ए हुमायूनी, देखिए इसमें शायद एक ऑप्शन और जोड़ेगा आप, ख्वांदा मीर, ख्वांदा मीर। अब तो आपको पता चल गया होगा। देखिए इसमें इसका जो लेखक है वो ख्वांदा मीर ही होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। कानून ए हुमायूनी किसकी रचना है? ख्वांदा मीर की। केवल हुमायूनी है ये गुलबदन बेगम की है। किसकी है? गुलबदन बेगम की। तो कानून ए हुमायूनी जो रचना, इसके लेखक कौन है? ख्वांदा मीर। हुमायूनामा गुलबदन बेगम की रचना है। इनायत कहाँ है? इनकी एक रचना है, उसका नाम है शाहजहांनामा। क्या है? शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। देखिए आगे, यहाँ पे देखिए हुमायूनामा, ये गलत है, ख्वांदा मीर। हुमायूनामा गुलबदन बेगम की है, ख्वांदा मीर की कौन सी है? कानून ए हुमायूनी। शाहजहांनामा इनायत खां की रचना है। तबकात ए अकबरी किसकी है? निजामुद्दीन अहमद की है, तबकात ए अकबरी। इकबाल नामा जहांगीरी मोतमिद खां की है। आलमगीर नामा के लेखक है मिर्जा मोहम्मद काजिम। और तुगलक नामा किसकी है? अमीर खुसरो की। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 नंबर है, बेरहाट स्थल की सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? बेरहाट स्थल की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी, कैप्टन बर्ट, डॉक्टर कालाइल या नील रतन बनर्जी। बताइएगा, बेरहाट सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? कैप्टन बर्ट के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, कैप्टन बर्ट। देखिए, बेरहाट स्थल की सर्वप्रथम खोज का कार्य 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा किया गया और 1936-37 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बेरहाट का उत्खनन कार्य किया। खोज का कार्य सर्वप्रथम 1837 में किसने किया? कैप्टन बर्ट। उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी। 1962-63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा बेरहाट का उत्खनन कार्य किया गया था 1962-63 में। 13 नंबर प्रश्न है, किस चौहान शासक ने भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय, वासुदेव चौहान या गुहक प्रथम। बताइएगा, भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? विग्रहराज द्वितीय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 14 नंबर, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की सेना के वाम पार्श्व का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी के युद्ध में
प्रताप की जो सेना है इसमें वाम पार्श्व का नेतृत्व किसने किया? हकीम कासूर, राम शाह, मान सिंह झाला या राणा पुंजा? बताइएगा। तो बताइएगा क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 3 होगा मान सिंह झाला। प्रताप की सेना का जो वाम पार्श्व है इसका नेतृत्व किसने किया? मान सिंह झाला ने। और इनके देखिए सहयोगी थे, एक तो बड़ी सादड़ी के झाला बीदा, बड़ी सादड़ी के कौन थे? झाला बीदा। और एक थे जालोर के मान सिंह सोनगरा, जालोर के मान सिंह सोनगरा, ये इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 1931, 1930, 1932 या 1935? गांधी इरविन समझौता बताइएगा कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 होगा सही 5 मार्च 1931 को। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। देख लीजिए इसके संबंध में, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न संख्या 16 नंबर है, गुप्तकालीन कहोम मंदिर अवस्थित है कहां पर? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? गुप्त काल का एक मंदिर है कहोम का मंदिर, ये कहां पर स्थित है ये बताइएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 4 होगा उत्तर प्रदेश में। कहोम का मंदिर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 17 नंबर है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 ईस्वी में प्रारंभ की गई पत्रिका थी द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, द पायनियर, यंग इंडिया? बताइएगा। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में कौन सी पत्रिका प्रारंभ की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द इंडियन ओपिनियन। चलिए देखते हैं, द इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। यंग इंडिया जो पत्रिका है ये 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में मुंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। प्रारंभिक संस्करण में जमुनादास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगी। कौन सी पत्रिका? यंग इंडिया। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया, क्योंकि जमुनादास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। तो दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में कौन सी पत्रिका गांधी जी ने प्रारंभ की? द इंडियन ओपिनियन। 18 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब? अक्टूबर 1946, जुलाई 1946, सितंबर 1946 या अगस्त 1946? बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन तो कब हुआ? सितंबर 1946। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 19वां, कानड़देव जालोर का शासक कब बना? 1181 ईस्वी, 1305 ईस्वी, 1205 ईस्वी या 1311 ईस्वी? कानड़देव जालोर का शासक कब बना? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1305 ईस्वी में। देखिए कानड़देव जो चौहान सामंत सिंह है, चौहान जो शासक है सामंत सिंह, कौन है? चौहान शासक है जो सामंत सिंह है उसका पुत्र था। तो कानड़देव इसी का उत्तराधिकारी बना। 1305 ईस्वी में ये जालोर का शासक बना और 1311 ईस्वी तक ये शासक रहा कानड़देव चौहान। अगला प्रश्न 20 नंबर है, चक्रपाणि मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना
नहीं की? किस ग्रंथ की रचना नहीं की? मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, विश्व बल्लभ, अमरसार। बताइएगा, चक्रपाणी ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? महाराणा प्रताप के दरबारी थे ये चक्रपाणी मिश्र। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 4 होगा। अमरसार जो ग्रंथ है इसके लेखक जीवधर है। कौन? जीवधर। इसकी रचना चक्रपाणी मिश्र ने नहीं की। इसके अलावा चक्रपाणी मिश्र ने मुहूर्तमाला लिखा, राज्याभिषेक पद्धति लिखी, विश्व बल्लभ की इन्होंने रचना की, एक इनकी व्यवहारदर्श रचना भी थी। ये देखिए, राणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणी मिश्र व जीवधर नामक विद्वान प्रसिद्ध थे। चक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों की रचना की, राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, व्यवहारदर्श और विश्व बल्लभ। अमरसार के लेखक कौन है? जीवधर। प्रश्न संख्या 21 नंबर हमारे सामने 21वां प्रश्न देखिए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? 1907 के कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में दी गई, होम रूल आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान या खिलाफत आंदोलन के दौरान? बताइए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा। होम रूल आंदोलन के दौरान 1916 में। कब? 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग का गठन किया था। पूना में, कहां पर? पूना में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का गठन किया था और वहीं पर इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। लोकमान्य की उपाधि। उत्तर नंबर 2। प्रश्न संख्या 22 नंबर है। किस चौहान शासक की उनके पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी? वासुदेव, बिशलदेव, अर्णवराज, अजयराज। चौहान शासक है जिसकी उनके पुत्र जगदेव ने हत्या कर दी। कौन था? अर्णवराज था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। जगदेव जो कि चौहानों का पितरहंता कहा जाता है, चौहानों का पितरहंता। उत्तर नंबर 3। प्रश्न संख्या 23 नंबर है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम है। सही कालक्रम बताना है। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन देखिएगा, 3 4 2 1, 2 4 3 1, 1 2 3 4 या 4 3 2 1। बताइएगा इन घटनाओं का सही क्रम किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। 1917 चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये मतलब फरवरी 1918 पढ़िए आप, फरवरी 1918। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918। असहयोग आंदोलन 1920 है, 1920। तो क्या हो गया क्रम? ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 2 3 4। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद घटना फरवरी 1918, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920। प्रश्न संख्या 24 नंबर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली जो एनफील्ड राइफल है ये कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, दिसंबर 1857 या जनवरी 1856? बताइएगा। चर्बी वाले कारतूसों से निर्मित एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई भारतीय सेना में? दिसंबर 1856। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, दिसंबर 1856 में। देखिए, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूकें जो ब्राउन बेस थी उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया और जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856, दिसंबर 1856। अगला प्रश्न हमारे सामने 25 नंबर। 1857 के विद्रोह में
किन की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था? तात्या टोपे, नवाबी लियाकत अली, हैदर अली खान, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 50,000 रुपये का इनाम रखा था किसकी गिरफ्तारी के लिए? कौन था? मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन नंबर 4। मौलवी अहमदुल्ला शाह जो फैजाबाद में इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। इन्होंने कहा था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। 26 नंबर प्रश्न देखिए, एनी बेसेंट के अनुसार वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। एनी बेसेंट के अनुसार कौन थे? दयानंद सरस्वती। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, अकबर का मकबरा सिकंदरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी। कौन सा एक इसमें गलत विकल्प है उसका चयन कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 होगा सही उत्तर। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, ये देखिए अजमेर में नहीं है, कहां पर है? दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है, अजमेर में नहीं है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, ठीक है। अकबर का मकबरा कहां पर है? ये सिकंदरा में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? वो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ये देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। प्रश्न संख्या 28 नंबर है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट, राजगोपालाचारी। बताइएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आजाद। वर्धा में 6 जुलाई 1942 में जो कांग्रेस की समिति की बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने की थी। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। ये देखिए यहाँ पे अब्दुल कलाम नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है। क्या पढ़ना है आपको? मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 29 नंबर, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ख्वाजा अब्दुल समद, फेजी, मोहम्मद हुसैन या तानसेन। बताइएगा। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की? मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की अकबर द्वारा। ये देखिए कुछ उपाधियां जो अकबर ने प्रदान की थी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को इन्होंने जरी कलम की उपाधि दी, जरीन कलम की। मोहम्मद हुसैन जो कश्मीरी है, इनको क्या उपाधि दी? जरीन कलम या जरी कलम की। ख्वाजा अब्दुल समद को इन्होंने सीरी कलम की उपाधि दी थी, सीरी कलम। और तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को। और फेजी को इन्होंने उपाधि दी थी मलिक उस सोरा की उपाधि, फेजी को मलिक उस सोरा की उपाधि। अगला प्रश्न संख्या 30 नंबर, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अपना जीवन खोया या जीवन लीला समाप्त की? जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। बताइएगा। निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या उपयुक्त सभी। बताइए, लखनऊ में अपना जीवन खोने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में?
कौन थे? एक तो जनरल नील, एक जनरल हेवलॉक और एक थे सर हेनरी लॉरेंस। सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा 2, 3, 4। 2, 3, 4। जनरल नील, हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ विद्रोह में अपना जीवन लीला समाप्त की थी। निकर्सन का संबंध दिल्ली से था। प्रश्न संख्या 31 नंबर है, बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, मेवाड़, कश्मीर या गुजरात? बाबर ने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, बताइएगा। किसका किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, मेवाड़। देखिए, बाबर ने अपने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, एक तो मेवाड़ और एक इन्होंने किया था विजयनगर का। किसका? विजयनगर। 32 नंबर प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने किस प्रतिहार शासक के समय कन्नौज पर आक्रमण किया? राज्यपाल, विजयपाल, भोज द्वितीय या महेंद्रपाल द्वितीय? बताइएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 होगा राज्यपाल, जो प्रतिहार शासक, इसके समय गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। देखिए, विजयपाल के पश्चात राज्यपाल 990 से 1019 ईस्वी तक प्रतिहारों का शासक रहा। इनके समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, तो राज्यपाल आक्रमण से भयभीत होकर बिना लड़ाई कन्नौज छोड़कर भाग गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 33 नंबर, निम्नांकित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन कार्य से संबंधित व्यक्ति है? जेपी जोशी, एमडी खर्रे, आरसी अग्रवाल, बीके थापर? ऑप्शन देखिएगा, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4 या 1, 2, 3? बताइएगा। कालीबंगा के उत्खनन कार्य से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 होगा 1, 2, 4, यानी जेपी जोशी, एमडी खर्रे और बीके थापुर। इनका संबंध कालीबंगा के उत्खनन कार्य से था, आरसी अग्रवाल का नहीं था। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 34 नंबर, लाल काले मृदभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र जहां से उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं? बताइए। कालीबंगा, बेराठ, आहड़ या गणेश्वर? क्या होगा? उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। कहां से मिले? आहड़ से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, आहड़। प्रश्न संख्या 35 नंबर, चौहान शासक अजयराज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 1113 ईस्वी में अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजयराज ने अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अजयराज ने मालवा के परमार शासक नरवर्मन को परास्त करके उसके सेनापति सुलहन को बंदी बना लिया। अजयराज ने दिगंबर व श्वेतांबर जैन अनुयायियों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की थी। बताइए कौन सा एक कथन यहाँ पे गलत है अजयराज के संबंध में? तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखिए, आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। किसने? अर्णोराज ने। अजयराज ने नहीं करवाया था। उत्तर नंबर 2। प्रश्न संख्या 36 नंबर, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है ताराचंद, आरसी मजूमदार, एसएन सेन, बिपिन चंद्र पाल? बताइए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37 नंबर, निम्नलिखित युगों में से सही सम्मिलित है। कौन सा एक सही है? महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ, अबुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज? बताइए, एक ही विकल्प सही सम्मिलित है, उसका चयन कीजिए। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की है। इंडिया विंस फ्रीडम देखिए महात्मा गांधी की नहीं है, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद की है, अबुल कलाम आजाद। इसके अलावा देखिए कोमलवील श्रीमती, जो कोमलवील है ये श्रीमती एनी बेसेंट की है, कोमलवील एनी बेसेंट की है। हिंद स्वराज किसकी है? महात्मा गांधी की है, हिंद स्वराज। और यंग इंडिया ये महात्मा गांधी की है। तो देखिए इस प्रश्न में उत्तर नंबर ऑप्शन 1 सही होगा,
न्यू इंडिया एनी बेसेंट। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति सारनाथ, मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति उदयगिरी, खड़े बुद्ध की पाषाण मूर्ति मथुरा और बुद्ध की ताम्र प्रतिमा सुल्तानगंज। बताइए कौन सा एक विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति उदयगिरी से नहीं मिली है। कहां से मिली है? मान कुंवर प्रयागराज से। मान कुंवर प्रयागराज से ये मिली है, प्रयागराज से मुंडित सिर वाली बुद्ध की मूर्ति। पद्मासन में बैठे बुद्ध की पाषाण मूर्ति सारनाथ से प्राप्त हुई है। खड़े हुए बुद्ध की पाषाण मूर्ति मथुरा से मिली है और बुद्ध की जो ताम्र प्रतिमा ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रश्न संख्या 39, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में अकबरी महल, पंचमहल, स्वर्ण महल या जोधाबाई का महल। कौन सा एक स्मारक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा अकबरी महल, जो कि आगरा के किले में स्थित है। कहां पर? आगरा किले में। कहां पर? आगरा किले में। पंचमहल, स्वर्ण महल और जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके अलावा देखिए जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, मरियम महल इसे तो स्वर्ण महल ही कहा जाता है मरियम महल को, दीवाने खास, दीवाने आम, बीरबल की कोठी, ये सभी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रश्न संख्या 40 नंबर, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलदास कॉलेज भावनगर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट। बताइए किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो कौन सी कॉलेज थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा श्यामलदास कॉलेज भावनगर। श्यामलदास कॉलेज भावनगर। देखिए गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई पोरबंदर में। कहां पे? पोरबंदर में। हाई स्कूल की शिक्षा है इनकी, वो कहां पर हुई? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। कॉलेज की शिक्षा कहां पर हुई? श्यामलदास आर्ट कॉलेज भावनगर में। कानून की शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में संपन्न हुई। तो ये अलग अलग ध्यान में रखना है। प्रारंभिक शिक्षा पूछे तो पोरबंदर, हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट, कॉलेज की शिक्षा भावनगर और कानून की शिक्षा लंदन में संपन्न हुई थी। कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था और गांधी जी रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट में लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। प्रश्न संख्या 41 नंबर, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस राजघराने से स्थापित किए वह था राठौड़ों से, कछवाहों से, सिसोदियों से या बुंदेलों से? अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से स्थापित किया? कछवाहों से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अकबर ने सर्वप्रथम कछवा राजपूत से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्त की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर के राजा भारमल जो बादशाह है इसकी सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकाबाई, पुत्री का नाम क्या है? हरकाबाई का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर लौटते समय सांबर में भारमल की पुत्री से विवाह कर लिया। कहां पर? सांबर में विवाह हुआ था भारमल की पुत्री हरकाबाई से अकबर का। प्रश्न संख्या 42 नंबर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ ग्रंथ है और उसके लेखक दिए हुए हैं हमीर महाकवि, हमीरायण, हमीरासो, हमीरहट, नयन चंद्र सूरी, व्यास भांड, जोधराज चंद्रशेखर। ऑप्शन देखिएगा, ए में 1, बी में 4, सी में 3, डी में 2। सेकंड ऑप्शन है ए में 1, बी में 2, सी में 4, डी में 3। थर्ड ऑप्शन है ए में 2, बी में 1, सी में 3 या डी में 4। और ऑप्शन चौथा है ए में 1, बी में 2, सी में 3 या डी में 4। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 4 नंबर होगा
ए में एक, हमीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद्र सूरी। बी में दो, हमीरायण व्यास भांड की रचना है। हमीरासो, सी में तीन, जोधराज और हमीरठ चंद्रशेखर, यानी जो दिया हुआ वहीं सुमिलित है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीरायण व्यास भांड, हमीरासो जोधराज और हमीरठ चंद्रशेखर। उत्तर नंबर 4। प्रश्न संख्या 43, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? वी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल। बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने 3 अप्रैल 1941 को सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे और 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल इन्होंने गठित किया और इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ये ध्यान में रखिएगा, द फ्री इंडियन लीजन जो सेना है किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसमें 10,000 सैनिकों का दल गठित किया गया था। प्रश्न संख्या 44 नंबर है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में रची गई थी? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन देखिएगा, केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 3, 1, 2, 3 तथा 4 या केवल 1 और 2। बताइएगा, गुप्त काल में कौन सी पुस्तकें लिखी गई? तो सही उत्तर आ रहा है इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, 1, 2, 3, 4 यानी सभी पुस्तकें। अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस, चारों रचनाएं गुप्त काल में रची गई। प्रश्न संख्या 45 नंबर, राणा प्रताप व अकबर के प्रतिनिधि मंडल में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? अकबर का दूत और प्रताप से मिलने का समय। भगवंत दास अक्टूबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1574, मान सिंह जून 1573 और जलाल खान नवंबर 1572। बताइएगा, कौन सा एक विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? सबसे पहले जलाल खान नवंबर 1572, ये सही है। उसका सूत्र क्या था? जमा भट्टो। उसके बाद में मान सिंह जून 1573, ये भी सही है। उसके बाद में भगवंत दास अक्टूबर 1573, ये भी ठीक है। टोडरमल दिसंबर 1573, यहाँ पे 74 लिखा हुआ, ये गलत है। टोडरमल का समय क्या था? दिसंबर 1573। तो उत्तर नंबर ऑप्शन 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 नंबर, किस वर्ष के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया? 1597 ईस्वी, 1582, 1585, 1578। किस वर्ष के बाद अकबर ने मेवाड़ पर किसी भी तरह का कोई आक्रमण नहीं किया? 1585 ईस्वी के बाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 47, चौहान शासक सोमेश्वर का उत्तराधिकारी बना कौन? पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गंगेय या पृथ्वीराज तृतीय। बताइएगा, चौहान शासक सोमेश्वर का उत्तराधिकारी कौन बना? पृथ्वीराज तृतीय। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 1159 ईस्वी के बाद सोमेश्वर 1169 से 1177 ईस्वी तक चौहान का शासक रहा और इसके बाद में 1177 से 92 तक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, अजमेर के चौहान वंश का शासक बना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192। सोमेश्वर का शासनकाल 1169 से 1177 था और पृथ्वीराज द्वितीय 1164 से 1169। प्रश्न संख्या 48 नंबर, दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के मध्य की महत्वपूर्ण घटना है कौन सी है? मोहम्मद गोरी का तराइन पर आक्रमण, झांसी के दुर्ग पर आक्रमण,
महमूद गजनवी का कन्नौज पर आक्रमण या भूताला का युद्ध? बताइएगा। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के मध्य की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? कौन सी है? भूताला का युद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ? जेतर सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। जेतर सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य 1227 में भूताला का युद्ध हुआ, जब इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया। कहां पर? नागदा पर आक्रमण किया था। और यह दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्रश्न संख्या 49। राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारत का मार्टिन लूथर। बताइए, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा ये जो विकल्प है इनमें से संगत नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 होगा सही उत्तर। देखिए, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को नहीं कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, प्रथम आधुनिक पुरुष भारत का राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उत्तर नंबर ऑप्शन 4। चलिए लीजिए, आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है 50 नंबर। हमीर देव चौहान ने किस मंगोल विद्रोही को जगाना की जागीर प्रदान की? हमीर देव चौहान ने किस मंगोल विद्रोही को जगाना की जागीर दी? तेजुमिन, मोहम्मद शाह, चंगेज खान या भीम सिंह? बताइएगा। तो क्या आ रहा है सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, मोहम्मद शाह को। हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह को, जो मंगोल विद्रोही था, इसको जगाना की जागीर प्रदान की थी। तो साथियों, ये कुल 50 प्रश्न थे आज के इस रिवीजन टेस्ट में, जहां पर हमने गुप्त काल से लेकर मुगल राजपूत संबंध तक जो 11 टॉपिक है भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास के, इनसे 50 प्रश्न इसमें लिए थे। किस प्रकार कितना स्कोर आपका रहा वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।